अब हम लोग आज का आखिरी टॉपिक और इकोलॉजी का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डेमोग्राफी, लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, डेमोग्राफी। तो ये डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी जो होता है वो स्टडी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसका कैरेक्टर का स्टडी है क्या? डेमोग्राफी। ठीक है, देखो अब मैंने लिख दिया, तुमने लिख लिया, समझ में ना तुमको आया ना समझा के मेरे को मजा आया। डेमोग्राफी मतलब ये होता है, डेमोग्राफी में जो पॉपुलेशन है, जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमारा चीज बचा हुआ था, उस पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, वर्ल्ड में उस समय 7 बिलियन लोग थे। ठीक है, यानी बिलियन मतलब करोड़ होता है, 100 करोड़। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 700 करोड़ लोग उस समय मौजूद थे। 7 अरब भी बोल सकते हैं, 7 × 10⁹ लोग थे उस समय। अभी का डेटा चेंज हो गया होगा तो एक बार टैली कर लेना। इंडिया में अकेले 121 करोड़ लोग थे अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। देखो ये सेंसस क्या होता है? भारत में हर 10 साल में एक बार सेंसस किया जाता है, जनगणना के लिए भारत में कितना पॉपुलेशन है उसको देखने के लिए। ठीक है, 2021 में हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजंस, क्योंकि कोरोना आ गया था। वैसे लेकिन हर 10 साल में ये सेंसस होता है हमारे वर्ल्ड में। उसमें क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को बताते हैं कि भारत में कितना पॉपुलेशन बढ़ा। 2011 का डेटा 121 करोड़ है, पूछता है। ठीक है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? मैंने अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो लास्ट क्लास में पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो था उसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मतलब एक टोटल एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसीज के, वो स्पीसीज का पॉपुलेशन का डेंसिटी पता चल जाएगा। ठीक है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन जो था पूरे वर्ल्ड के लिए 33%, वर्ल्ड के पूरे डेटा में पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 33% है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के बारे में बात करोगी तो इंडिया का जो एन है वो 382 है पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। डेटा याद नहीं करना तुम्हें। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर में इंडिया में 382% रहते हैं। बांग्लादेश में कितने? 1142 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी देख रही हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ना वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है सीजन, दूसरा पैरामीटर है तुम्हारा रिसोर्सेस, और तीसरा पैरामीटर है तुम्हारा कंपटीशन। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्स जो है अगर बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या पाकिस्तान का डेट अभी देख लो, रिसोर्स बहुत कम है, लोग आटा चावल के लिए लड़ रहे हैं, तो होगा क्या? वहाँ पे कंपटीशन बहुत होगा, और कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगा। जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम होता है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, सीजन्स भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज कोई पर्टिकुलर सीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, कोई पर्टिकुलर सीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होता है। और कंपटीशन भी क्या करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी को रेगुलेट करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम एक
डेटा ले रहे हैं, डेटा में मैं तुम्हें कुछ वर्ड समझाने का ट्राई करूंगा जो तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा। ये बॉक्स है, ये बॉक्स जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चीज को समझना, देयर आर टू थिंग्स, एक है ऑर्गेनिज्म और एक है पॉपुलेशन, ठीक है। जितने ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। एक बर्थ रेट पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता, ठीक है, बर्थ रेट। और एक होता है डेथ रेट। जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा तब इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डेथ रेट अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग मरेंगे, तब क्या होगा, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। और इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन मतलब लोगों का इंडिया में आना, तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लोगों का बाहर जाना, डेट इज द इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट, बर्थ रेट को स्मॉल बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में कितना बर्थ हुआ एक साल के अंदर में, रेट मतलब ये हुआ, रेट मतलब जहाँ जाए इसका मतलब सेकंड या स्पीड से रिलेशन रखता है वो, ठीक है। तो पूरे एक पॉपुलेशन में एक स्पीशीज के लिए कितना बर्थ हुआ एक साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर 20 लोग का पॉपुलेशन था, उसमें एक साल के अंदर में अगर 8 लोग जन्म लेते हैं तो बर्थ रेट कितना बन जाएगा, 8/20, ठीक है। तुम 8/28 मत कर देना, दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज कितने पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट कर रहे थे उस पर कितने लोगों ने एक्स्ट्रा जन्म लिया, दैट इज द बर्थ रेट, समझ में आया। और ये कितना होगा, लगभग 0.4 होगा, मतलब 0.4 ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए पर लोटस पर ईयर। ये लोटस का अगर एग्जांपल ले रहे हैं, 20 लोटस था, उसमें 8 लोटस नया आ गया, तो ये जो बर्थ रेट है ना, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ के लिख के क्या रखा है, 0 पॉइंट क्या लिख के रखा है, 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि हर लोटस के लिए 0.4 स्पीसीज नया आ गया, समझ में आया। जैसे अगर एक एरिया है, इस एरिया में 20 लोटस है, ठीक है, और वहाँ पे मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 8 लोटस नए आ गए, तो इंडिविजुअली जो पहले ब्लैक कलर के लोटस एग्जिस्ट कर रहे थे वो कितना कंट्रीब्यूट किए होंगे, 0.4 कंट्रीब्यूट किए होंगे। 20 लोटस था तो कुल मिलाकर 20 × 0.4 हो गया, यानी 8 नया लोटस बन गया। तो पर लोटस कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज द बर्थ रेट, ठीक है। और डेंसिटी कितनी हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई इधर 28, ठीक है। यहाँ पे एक टोटल नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ लोटस है एक एरिया में, ठीक है। ह्यूमंस के केस में ना जो बर्थ रेट होता है वो हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, 1000 में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बर्थ कितना हुआ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 इनटू 1000 ऊपर में, पर 1000 लोगों में, मतलब समझो ह्यूमन के केस में जो बर्थ रेट है जिसको हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये जो नीचे में जो डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन है इसका वैल्यू हम काट के अगर 1000 कर दें तो 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब हर 1000 लोगों में जितना बर्थ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये 1000 का मल्टीपल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, CBR, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया का अगर मैं तुम्हें बर्थ रेट के बारे में बताऊं तो हर 24 लोग जन्म ले रहे हैं 1000 लोगों में पर ईयर, ठीक है।
हर 24 लोग जन्म ले रहे हैं 1000 लोगों में हर एक साल के अंदर में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट पैरामीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करता है। 4 पैरामीटर पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करता है जो हमने चर्चा किया। पहला बर्थ रेट हमने स्टडी कर लिया, सेकंड जो है वो है डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट को हम लोग बोलते हैं मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मतलब होता है मरना, ठीक है। डेथ रेट ये भी पर 1000 पर 1000 में हम लोग निकालते हैं। क्यों निकालते हैं उसके पीछे एक रीजन है जिसके बारे में तुम्हें अभी तुम्हें जानने का भी नीड नहीं है, क्यों है क्या है, तुम्हारे लेवल पे आता नहीं है। मैं समझाने को समझा दूं बट उसमें 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर 1000 लोगों में निकालते हैं, मतलब कितना डेथ हो गया एक साल में इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ रेट क्या हुआ फिर? ग्रोथ रेट हो गया बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जितना लोग जन्म लिया माइनस डेथ रेट, वही हुआ मेरा ग्रोथ रेट, ठीक है। यानी ग्रोथ रेट को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू हो जाएगा b माइनस डी, क्योंकि जो डेथ रेट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? b माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। और जो इंडिया के लिए जो डेथ रेट है वो है 8, मतलब एक पॉपुलेशन में 1000 लोगों में 8 लोग मर जाते हैं एक साल के अंदर में। तो इंडिया का ग्रोथ रेट कितना हो गया? 24 नए लोग पैदा हो जाते हैं। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले इंडिया का जो लिखाया डेटा मैंने ना, ये 24, ये देखो ये रहा। नंबर ऑफ बर्थ कितना है? कहाँ गया? नंबर ऑफ बर्थ है 24%, एक साल में 24%, और मरते कितने हैं? 8 लोग। तो ग्रोथ रेट कितना हो गया? 16% हो गया। समझ में आया? हर एक साल में 16% का ग्रोथ हो रहा है। परसेंटेज में अगर निकाला जाएगा आर इन परसेंटेज तो वो कितना हो जाएगा? 16 लोग का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 1000 लोग का था, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल लेना तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1.6%। इंडिया का जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 1.6% से ग्रोथ कर रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 का डेटा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट ग्रोथ रेट जो अगर मैं इंडिया का निकालूं, एग्जैक्ट ग्रोथ रेट अगर इंडिया का निकालूं तो इंडिया का एग्जैक्ट ग्रोथ रेट कितना होगा? इंडिया का एग्जैक्ट ग्रोथ रेट होगा बर्थ प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई माइग्रेशन। समझ में आया जो किया मैंने? कि जितने लोग बर्थ हुए प्लस जितने लोग आ गए इंडिया में, माइनस कर दिया डेथ प्लस ई माइग्रेशन को, ठीक है। पीएमटी में सवाल आया कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 था, ठीक है। 30 लोग ने जन्म ले लिया, 70 लोग इंडिया में आ चुके हैं बाहर से, 20 लोग मर चुके हैं और 30 लोग इमाइग्रेट कर चुके हैं। तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या होगा बताओ? पीएमटी में आया था ये सवाल। हाँ, पहले इनिशियल मतलब 1000 पे काउंट करेंगे ना, तो 1000 का काम नहीं है। हाँ, तो पहले 30 आया, 30 प्लस 70 100 माइनस 50। हाँ, यानी 50 लोग निकालेंगे, 50% पर 1000, ठीक है, इनटू ईयर, मतलब एक साल में 1000 लोगों में 50 लोग मर गया पर ईयर, इनटू नहीं पर ईयर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया, देखो एन टी मतलब क्या होता है? ये एन मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी और नीचे में टी मतलब एट एनी टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अगर सपोज करो 1000 है, और एट टी प्लस 1 मतलब क्या हुआ? टी मतलब जितना टाइम पे प्लस 1 ईयर, एक साल के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो गई? 1050 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1050 ही कैसे हुई होगी? एन टी प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। समझ में आया? ये चीज तो कर ही सकते हैं ना।
क्योंकि एट एनी वन एक साल में जितना पॉपुलेशन डेंसिटी है वो टाइम टी पे जितना पॉपुलेशन डेंसिटी था प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई है, और एन टी कितना हुआ 1000, और ये टोटल डेटा कितना हो गया 50, तो दैट इज वाई ये कितना हो गया 1050 हो गया। समझ में आया? मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या होता है, व्हाट इज एन टी प्लस वन, व्हाट इज एन टी, ये कहानी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा एक चीज इसमें, ओके तो ये ग्रोथ आया था इंडिया का, ठीक है, ग्रोथ रेट, ओके। तो इंडिया का अगर ग्रोथ रेट जो है अगर वो 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, जितना बर्थ रेट है उतना डेथ रेट है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्थ 0 हो गया और डेथ भी 0 हो गया, मतलब अगर 5 लोग पैदा हो रहे हैं तो 5 लोग मरे, दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ रेट 0। तो जब ग्रोथ रेट 0 होता है तो डेंसिटी क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर b प्लस आई का वैल्यू d प्लस ई से ज़्यादा है तो मतलब इंडिया जो है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर b प्लस आई का वैल्यू लेस देन d प्लस ई, इसका मतलब जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, उस कंट्री का कम हो जाएगा, ठीक है। अगर b प्लस आई का वैल्यू d प्लस ई के बराबर है तो ग्रोथ क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट, और पीपीडी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इधर तुमने गलत कर दिया, ये 0 हो जाएगा, ग्रोथ 0 हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ग्रोथ 0 हुआ है, ठीक है। ये पीडी कांस्टेंट है, इधर मार्क कर लेना, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि दोनों बराबर है तो पॉपुलेशन डेंसिटी 0 हो गया, बट नॉट, नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी 0 नहीं आएगा। एक कंट्री का ग्रोथ अगर 0 है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट होता है, ना कि 0 होता है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज वाइटल इंडेक्स, वाइटल मतलब होता है जिंदा रहना, ठीक है। वाइटल इंडेक्स का रेशियो होता है नेटैलिटी डिवाइडेड बाई मोर्टैलिटी इनटू 100, मतलब कितने लोगों ने जन्म लिया, नेटैलिटी मतलब कितने नियोनेट से जन्म लिया, डिवाइडेड बाई कितने लोग मर गए इनटू 100, यानी वर्चुअल इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बाई डी, क्योंकि नेटैलिटी इज द बर्थ रेट एंड मोर्टैलिटी इज द डेथ रेट, यानी b बाई डी इंटू 100, ठीक है। ये 100 लोगों में देखते हैं ये इंडेक्स, तो इसका मतलब ये है कि अगर वाइटल इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 100 है, समझना मेरी बात को, वाइटल इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 100 है, इसका मतलब b बाई डी, यानी b इज ग्रेटर देन d, यानी उसका ग्रोथ जो है वो हो रहा है कंट्री का, क्योंकि b ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। vi का वैल्यू अगर 100 है, इसका मतलब b और d दोनों बरोबर है, इसका मतलब ग्रोथ क्या है बताओ तो, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर vi जो है वो लेस देन 100 है, इसका मतलब b जो है वो लेस देन d है, इसका मतलब ग्रोथ कम हो रहा है और डेंसिटी भी कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, सेक्स रेशियो, ये सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स, बताओ क्या होता है, गलत, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाई 1000 मेल्स, हर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, तो आइडियल होना चाहिए 1:1। 2011 का डेटा के हिसाब से लड़कियां लोग को सब मारने लग गए थे, तो डेटा 940/1000 आ गए थे, मतलब 60 लोग कुंवारे रह जाएंगे 1000 लोग में, उनको लड़कियां नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इंडिया में 1050 है, मेरे को जहाँ तक याद है 1050 है, अब लड़कियों का नंबर ज़्यादा हो गया, लड़के कम हो गए, कितना बढ़िया बात है, आई फील सच ग्रेट, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा हो गई, चलो ये थोड़ा बढ़िया हुआ, नहीं तो कंपटीशन हो तो जाता है यार, मारा मारी हो जाता है एकदम से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एज पिरामिड। नींद तो नहीं आ रहा है, नींद आ रहा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, खत्म करना है इसको। एज पिरामिड, देखो एज पिरामिड में क्या होता है कि हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं अलग अलग एज ग्रुप का, ठीक है। एज पिरामिड में अलग अलग एज ग्रुप का पिरामिड बनाते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप का पिरामिड बनाते हैं। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ
इंडिविजुअल्स ऑफ एन एरिया, हर एक एरिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना इंडिविजुअल्स के पर्सन अपने अपने एज के अकॉर्डिंग, कि जैसे मान लो कि ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है, मान लो कि ये एज ग्रुप है 10 to 20, ये है 20 to 30, ये है 30 to 40। इसका मतलब क्या, 10 to 20 वाले का नंबर क्या बहुत ज़्यादा है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तभी उसको बॉटम पे रखते। समझ में आ गया होगा तुम्हें ये चीज़, जो कम एज ग्रुप का तो उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो बेस पर याद रखना, बेस, बेबी को बेस पसंद है, यानी बेस पे क्या रखते हैं, बेबी यानी क्या रखते हैं, बच्चे को रखते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चे को बेस पे रखते हैं, और एपेक्स पे क्या रखते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसका रिप्रोडक्शन का क्रिया खत्म हो चुका है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोगों को क्या रखते हैं हम लोग, एपेक्स पे रखते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एन एरिया का, एक एरिया का, ठीक है, एक कंट्री का एक एरिया, कुछ भी समझ लो। तो अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, पिरामिड शेप, ठीक है। पिरामिड शेप जो है ये वाला अपराइट शेप का अगर पिरामिड बना दूं, तो अगर किसी कंट्री का या किसी एरिया का अगर पिरामिड ऐसा है एज का, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है, यानी बेबीज का नंबर ज़्यादा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप, अपराइट या पिरामिडल शेप बोलते हैं इसको। तो इंडिया का 2011 का सेंसस में पिरामिडल शेप का ग्रोथ का मतलब एज का वो पिरामिड बना था, पिरामिड का शेप का एक क्या बना था, एज पिरामिड बना था इंडिया का। तो इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि देखो ये मेल है, ये फीमेल है, फिर उसके बाद ये मेल है, ये फीमेल है, फिर उसके बाद ये मेल है, ये फीमेल है, ये 10 से 20 हो गया, ये 20 से 30 हो गई, ये 30 से 40 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर, हम लोग जो मेल और फीमेल दोनों हैं उन दोनों को हम लोग इसके अंदर में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग ऊपर नीचे भी इंक्लूड कर सकते हैं और दाएं बाएं भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये पिरामिड बता के आ रहा है, ये पिरामिड ये बता रहा है ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन फटने वाला है, और ये हुआ इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से फैला, क्योंकि जिस कंट्री में बच्चे ज़्यादा होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे, उस कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आगे एक और पिरामिड बनता है जिसको बोलते हैं बेल शेप पिरामिड। बेल शेप पिरामिड ऐसा होता है, ठीक है। और एक होता है URN, अर्न शेपेड पिरामिड या स्पिंडल शेपेड पिरामिड। स्पिंडल शेप पिरामिड में क्या होता है, बच्चे ये हो गए और जो एडल्ट हो गए उनका नंबर ज़्यादा हो गया, और बूढ़े हो गए वो एपेक्स में आ गए और बहुत छोटा हो गया। तो दिस इज द स्पिंडल शेप या अर्न शेप पिरामिड, एंड दिस इज द बेल शेप पिरामिड, ठीक है। तो ये जो पिरामिडल शेप है जो इंडिया का 2011 सेंसस में आया, वो क्या बताता है कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव। तो आने वाले टाइम पे इंडिया का जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिव है, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया। ये बेल शेप पिरामिड क्या होता है, बेल शेप पिरामिड देखने को मिला चाइना में। क्यों, चाइना में क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, ये अगर है ना एक घर में, अगर एक घर में अगर सपोज करो ये मियाँ बीबी है, रेड कलर से मियाँ बीबी बनाया, ठीक है। ये मियाँ बीबी के बच्चे हैं बहुत सारे जो ब्लैक कलर से बनाया, बच्चे जितने ज़्यादा होंगे इन फ्यूचर टाइम आने वाला वो पिरामिड क्या बनेगा, पिरामिडल शेप का बनेगा, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा है और वो एक्सप्लोर करेगा ही करेगा, और ये इंसान बूढ़े हो जाएंगे और लेकिन मर भी जाएंगे, बूढ़े बहुत कम है, बच्चे नौजवान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला शेप बना। बेल शेप में क्या हुआ था, चाइना के लिए जो प्री रिप्रोडक्टिव लोग थे ना, या बच्चे जो थे उनका नंबर और अडल्ट का नंबर क्या था, सेम था, यानी हम जो हमारे दो का कॉन्सेप्ट था चाइना में पहले, ठीक है। अभी तो चाइना में यही है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और तुम्हारा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, वो दोनों क्या है, बरोबर है,
प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है। और जो बूढ़े होंगे वो जाहिर सी बात है कम ही होंगे क्योंकि वो मर मुरा गए हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो क्या देखने को मिला हमें, बेल शेप का कर्व देखने को मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं, लेकिन एक और चीज़ इसमें क्या है ना, जो पॉपुलेशन होता है वो स्टेबल होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव नहीं होता, पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग नहीं होता, पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। फ्यूचर की स्टेबल पॉपुलेशन को ये शो कर रहा है, ठीक है। इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है और आर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है कि बस मैं ऐसे ही मतलब बहुत उड़ा उड़ा के बोल रहा हूँ? नहीं आ रही। एक होता है अनशेपेड या स्पिंडल शेपेड। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, यानी उस कंट्री में बच्चे लोग मर गए, या वो लोग जो मियाँ बीवी दो थे, बच्चे वो एक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। माँ बाप एक ही बच्चे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो बच्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पैदा कम करते हैं। प्रेजेंट टाइम में बच्चे अगर कम है तो उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस कंट्री का। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है ये, ठीक है। चाइना का पहले पॉपुलेशन जो था वो क्या था, चाइना का पहले पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग था, तो चाइना को उसको कंट्रोल करना था, इसीलिए उन्होंने बोला कि एक बच्चे से भी अगर ज़्यादा होगा तो बच्चे को तो मार दिया जाएगा या सरकार में ले लिया जाएगा। तो वहाँ के पेरेंट्स से दबाव बनाया गया कि वो लोग एक ही बच्चा अडॉप्ट करें, तो उससे क्या हुआ, जो बच्चे थे उनका नंबर क्या हो गया, कम हो गया। यानी चाइना ने अनशिफ्टेड या स्पिंडल शिफ्टेड पॉपुलेशन जो एज पिरामिड है उसको अडॉप्ट किया, और आज के डेट में उसके चाइना क्या हो गया, स्टेबल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। यानी इंडिया को अगर ये सेकंड नंबर का अगर स्ट्रैटेजी तक लाना है तो हमें थर्ड नंबर का स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, स्पिंडल शेपेड पिरामिड को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज़? एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट में कि स्टेबल पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे अर्थ पे दो लोगों को अगर रिप्लेस करना है, यानी मियाँ और बीबी जिनके बच्चे हो रहे हैं, ये तो मरेंगे ना आगे जाके, तो अगर इन दो लोगों को रिप्लेस करना है तो तुम्हें कितने चाहिए, 2 बच्चे चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल, जिसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। कोई भी कंट्री को अगर अपना पॉपुलेशन स्टेबल रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इक्वल टू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी उन्हें रिप्लेसमेंट लेवल कितना अचीव करना है, 2 या उससे थोड़ा ज़्यादा, 2.1, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 कपल है एक पॉपुलेशन में, और अगर उनको अपना स्टेबल करना है, क्या स्टेबल करना है उनको, अपना पॉपुलेशन को, तो वो कितना बच्चे करना चाहिए उनको, 10.2 होना चाहिए। टोटल कितने बच्चे होने चाहिए इस पॉपुलेशन में, 5 कपल है तो 10 बच्चे होने चाहिए, बहुत बढ़िया, 10 चाइल्ड, ठीक है। अगर इसमें से अगर एक बच्चा भी मर गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन तो कभी भी स्टेबल ही कहलाएगी ना, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ठीक है। ये समझने का चीज़ है, ऐसे तो इसमें कोई गड़बड़ाने का बात नहीं है। तो स्टेबल पॉपुलेशन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 2.1 या 2 का तुम्हें क्या, इसीलिए अब 2 ही चाहिए होता है, क्योंकि एक आध मर जाता है ना, तो इसीलिए हम 2.1 का रखते हैं, ताकि अगर एक आध मर भी जाए तो भी क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो स्टेबल पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए, तो स्टेबल पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट लेवल कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए।
चलो बहुत बढ़िया। लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ग्रोथ कर्व। ये बोर्ड में आता है, ग्रोथ कर्व लॉन्ग आंसर में, ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल। ठीक है, एक काम करते हैं, आज तो मैंने तुम्हें ये समझा दिया ऊपर से, ठीक है, क्या कहानी है क्या नहीं है। तुम पूरा डेमोग्राफी वाला चैप्टर जो पॉपुलेशन वाला पढ़ के रखना, अभी 1 घंटा 6 मिनट हुआ, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं बायोटेक स्टार्ट करूंगा तब मैं एनसीईआरटी से तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इस डेमोग्राफी वाला, तब जब क्वेश्चन पूछूंगा तब वो कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, ऐसे समझाना भी जाएगा। अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ चैप्टर का है क्या ओवरव्यू। ग्रोथ कर्व, तो ये ग्रोथ कर्व क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ कर्व। तुमने स्टॉक मार्केट देखा होगा, स्टॉक मार्केट में स्टॉक का कर्व होता है ऐसे, तो वो उसका प्रेडिक्शन करता है कि वो स्टॉक कहाँ जाने वाला है। वैसे ही ग्रोथ कर्व क्या प्रेडिक्ट करता है कि जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में जो पॉपुलेशन है उसका क्या हाल होने वाला है, यानी पॉपुलेशन का फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है उसको ये प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन जो है, किसी भी स्पीसीज का, चिलचट्टा का ले लो चाहे इंसान का ले लो, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में रिसोर्सेज कितना है। ये रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है किसी भी स्पीसीज का पॉपुलेशन, है कि नहीं। रिसोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो टांग उठा के सब खाएगा और बच्चे पैदा करेगा और सो जाएगा। तो जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, तब क्या होगा। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, dn बना रहा हूँ और x एक्सिस पे dt बना रहा हूँ, मतलब पर यूनिट टाइम पे पर यूनिट चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉट पॉपुलेशन नंबर। डेंसिटी है क्योंकि हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है, नंबर क्यों बता रही हो यार, क्योंकि यू कैन नॉट कैलकुलेट नंबर फॉर ईच स्पीसीज। तुम चींटियों का नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकती ना, तुम उसका क्या कर सकती हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकती हो। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा अच्छा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना, वो नंबर हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद है। पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकता है। बनियान ट्री का एग्जांपल लिया था। बनियान ट्री के लिए सपोज करो अगर ये बनियान ट्री है और यहाँ पे 200 छोटे छोटे प्लांट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तुम नंबर को अगर ध्यान रखोगे तुम बोलोगे नहीं भैया प्लांट इसका ज़्यादा, छोटे छोटे प्लांट का, वाटर यासिंथ का। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा, अगर तुम बायोमास को कंसिडर करी, तुम बताती कि नहीं यार इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा ना कि नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक पतली छोटी सी खुशी है, उसके सामने 100 चींटी रख दूं, किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, खुशी का ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी खुशी का ज़्यादा होगा, चींटियों का नहीं होगा, उनका नंबर ज़्यादा। तो हर बार नंबर को तुम नहीं रख सकती हो, समटाइम्स यू हैव टू कंसिडर बायोमास ऑल्सो। दैट इज़ वाई हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का कर्व बनाते हैं। एक पॉपुलेशन में वो जो स्पीशीज़ है उसको कितना, मतलब एक एरिया में उस पॉपुलेशन का कितना स्पीशीज़ है पर यूनिट टाइम, वो कर्व बनता है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा तो थोड़ा सा टाइम इंटरवल में इनका नंबर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। ठीक है, जो स्पीशीज़ का ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा और जे शेप का तुम्हें क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पूछ सकता है व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन है, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी मेंटेन हो रखा है। ठीक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये भी होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसका मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं है। देयर इज़ नो चांस ऑफ डेथ, no competitor for a species, there is no disease causing bacteria, there are no natural predators, and the climate is also suitable. So in that case we can say the resources are unlimited. समझ में आया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जे शेप का कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ही दिन के अंदर में ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पॉपुलेशन होता है, इनका नंबर करोड़ों में अचीव हो जाता है। और यही हमने कुछ दिन पहले देखा था, ग्रोथ ऑफ अलगा in eutrophic lake causes algal bloom। अलगा का ग्रोथ हुआ, उससे अलगल ब्लूम हो जाता है।
अलगा पे अलगा बनते जाते क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना यार प्लांट उस पानी को, नाइट्रेट्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, तो अलगल ब्लूम हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, यानी dN/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू RN हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज dN/dt? dN/dt क्या होता है? dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसे समझाने के लिए तो समझा सकता हूँ, बट मतलब नहीं समझा के। ये R जो है ये क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, नॉट नॉर्मल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। मतलब क्या है, N क्या है, व्हाट इज N? N इज इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट t बराबर 0। R क्या है, ग्रोथ रेट है। कौन सा ग्रोथ रेट है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, B-D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, तुमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा होगा। एक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कर्व होता है या ग्रोथ रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसका पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है। अगर पॉपुलेशन बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेगा, सवाल आता है कि ये एक ग्लास में 30 मिनट्स में आधा ग्लास बैक्टीरिया भर जाता है, तो पूरा ग्लास को भरने में कितना समय लगेगा, 31 मिनट लगेगा। 1 मिनट पता है ना, इसको कॉमन सेंस है, 30 मिनट में अगर आधा ग्लास भरता है तो अगला 1 मिनट में पूरा ग्लास भर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, 31 मिनट में पूरा ग्लास भर जाता है बैक्टीरिया से। तो वो डिपेंड करता है कितना पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आधा ग्लास भर गया ऑलरेडी, इसको और आधा भरने में बहुत कम समय लगेगा, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाएगा। बहुत कम टाइम में जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, और इसीलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगी तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल r बोलेंगे। ये स्मॉल r जो नॉर्मल ग्रोथ रेट नहीं होता बल्कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है। फॉर एन ये r का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा। ये किसके लिए हम लोग बोले, व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, उसके लिए। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, NT अगर एट एनी टाइम अगर तुम्हें पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना होगा तो NT इक्वल टू N0, मतलब ओरिजिनल t बराबर 0 पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा इंटू e की पावर RT, ये फॉर्मूला बनेगा, और e का वैल्यू जो होता है वो 2.7 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया, क्योंकि तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं इस इक्वेशन को समझाना है, मेरे को नीड है, क्योंकि तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हुआ है। y NT इक्वल टू N0 इंटू e की पावर RT, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया गुजरात PMT में, क्वेश्चन ये है कि अगर N0 का वैल्यू 100 ले लो और R का वैल्यू 0.5 ले लो 6 ईयर में, आफ्टर 6 ईयर तुम्हें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या देखने को मिलेगा, अगर E का वैल्यू 2.72 है तो E का वैल्यू अगर 2.72 है तो आफ्टर 6 ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NT, कैलकुलेट इट। अप्रॉक्सीमेटली 800 के अराउंड आ रहा है। कैसे कि NT इज इक्वल्स टू 100 इंटू E की पावर 3, E की पावर 3 तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अच्छा 100 इंटू 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7, इतना नहीं करके 2 को ही लो। हाँ तब ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन वो दे सकता है कि 2005 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो 1000 था। ठीक है, 2015 में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा अगर R का वैल्यू 1.2% ले लो तो? 1.2%। ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज में ही होता है, मैंने कुछ देर पहले बता दिया है, लिखवा दिया है, ग्रोथ रेट परसेंटेज में होता है। जो ये 0.5 है ना, ये 0.5 परसेंटेज में ही है।
लॉग लेके कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू ये आएगा क्या, एन टी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू ई की पावर 10 आर कर सकते हैं ना, और 1000 इंटू क्या हो जाएगा ई की पावर 10 इंटू 1.2 यानी 1000 इंटू ई की पावर 12, ये आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन में था। समझ में आ गया? क्योंकि तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी पढ़ा हुआ है तो मेरे को लगता नहीं कुछ बताने, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट है बताना। ठीक है, आगे इतना नहीं करना तुम्हें कैलकुलेट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो है तुम्हारा 1.6%, ठीक है। इंडिया ग्रोथ रेट 1.6% है। वो तुम्हें पूछेगा कि कितना समय बाद इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डबल हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकती हो? पॉपुलेशन मतलब n0 बराबर नहीं nt बराबर 2n0। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट कर सकती हो? यही होगा। यहाँ से टी निकाल सकती हो, बहुत बड़ा हो जाएगा ना टी निकालना, मौत आ जाएगा टी निकालने में, तो है ना 43 ईयर्स आएगा। तो ये सवाल वो करे कैसे? लॉग नहीं, ट्रिक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाए। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो होता है वो होता है 70 डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे। तुम्हें क्या करना है, 70 डिवाइडेड बाई इंडिया ग्रोथ रेट 1.6 ले ले, 1.4, उसका जो मन है वो कर देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 43 ईयर। ठीक है, ये ट्रिक है। इज इट ऑल राइट? आगे, when resources are limited, जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तब क्या होगा? देखो हमारे अर्थ पे ना जितने भी स्पीशीज हैं उन सब के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड हमारे अर्थ पे जितने भी स्पीशीज हैं मोस्ट ऑफ द स्पीशीज शो दिस टाइप ऑफ कर्व। वो कर्व कुछ इस तरीके का है। शुरुआत के दिनों में तो क्या होगा, बहुत तेजी से वो बढ़ेंगे, लेकिन रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका नंबर बढ़, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो उनका जो ग्राफ है वो वापस इस तरह का सिग्मॉइड शेप का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो ग्राफ मैंने बताया था, याद होगा तुम्हें, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, वो है ना एनसीईआरटी लिखती है कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता नहीं है। हमने देखा है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके का था। पहले बढ़ता है फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ना एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, के। तो कैरिंग कैपेसिटी है अपर लिमिट ऑफ रिसोर्सेज इन अ हैबिटेट टू सपोर्ट maximum number of individuals of a species is called carrying capacity of habitat for such species.
डेफिनेशन लिख ली? हाँ ये मेरा बनाया हुआ डेफिनेशन है, समझाता हूँ देखो। ये एक लैंड है, लैंड में घास है, ठीक है, ग्रास लैंड है, इसमें 500 रैबिट रह सकते हैं, ठीक है। 500 से ज़्यादा अगर तुमने एक भी रैबिट इसके अंदर में डाल दिया, एक भी रैबिट अगर ज़्यादा डाल दिया, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि ये जो घास है सिर्फ 500 रैबिट के लिए ही है, ठीक है। 500 से ज़्यादा एक भी स्पीशीज अगर तुमने डाल दिया तो उनके लिए घास जो है वो अवेलेबल नहीं है। यानी 500 स्पीशीज को टॉलरेट या कैरी कर सकता है ना ये इकोसिस्टम या ये हैबिटेट, समझ में आ रहा है? उनको ये पालन पोषण कर सकता है ये हैबिटेट। तो ये हैबिटेट का कैरिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितने स्पीशीज को टॉलरेट कर सकता है या वो कितने स्पीशीज को जरूरतों को पूरा कर सकता है, कैरी कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज द अपर लिमिट ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज इन हैबिटेट टू सपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो स्पीशीज की नहीं, वो हैबिटेट की होती है। हैबिटेट कितना पाल सकता है स्पीशीज को, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अर्थ का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 8 से 10 बिलियन ह्यूमन है। 10 बिलियन से ज़्यादा अगर ह्यूमन कर देंगे तो क्या होगा? उनके लिए पानी नहीं होगा, शेल्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अर्थ भारी हो जाएगा, गिर जाएगा। ये क्या बात हुआ? तुम्हारे बिल्डिंग में, तुम्हारे लिफ्ट में कोई लिफ्ट है और अर्थ अलग होता है। डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट एंड अर्थ, ठीक है। वहाँ पे लिफ्ट में लिखा हुआ है, वहाँ पे ना इंसान लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 8 पीपल, लेकिन वो उसमें वो लिखना भूल गया, सिर्फ खुशी वाले जैसे लोग 8। वहाँ पे अगर एक पे चढ़ गए तो वहाँ पे 2 हो जाएगा बस। तो ऐसा है कि ये नहीं लिखा हुआ था क्योंकि ऑब्जेक्टिफाइबल और रेसिस्ट कमेंट हो जाता है। तो इंडिया का जो कैरिंग कैपेसिटी, लिफ्ट का भी कैरिंग कैपेसिटी होता है, तुम्हारी लिफ्ट में देखना अगर लिखा हुआ हो तो ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल अबव दैट कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? कोई भी कम्युनिटी का ग्रोथ कैरिंग मतलब ऐसा है, देखो चीज को समझना। हमने कुछ देर पहले बताया था जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एन के। जितना ज़्यादा तुम एन का वैल्यू बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। वो कब? जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी है, उसके बाद भी अगर तुम नंबर ऑफ ह्यूमंस को बढ़ाओगी तो नंबर, भले ही स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है, भले ही पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। समझ में आया? ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ बल्कि डिक्लाइन करेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ड्यू टू डिक्रीज इन रिसोर्सेज, ठीक है। इस समय पे अगर कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी है, इस समय पे ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल अबव द कैरिंग कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट है, ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल अबव द कैरिंग कैपेसिटी, अबव द कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि इस समय क्या होता है, आर का वैल्यू 0 हो जाता है। आर का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब बर्थ रेट बराबर क्या हो गया? डेथ रेट हो गया। मतलब क्या है सर इसका? तो आपने कुछ अलग ही चीज बता दिया। मैंने तुम्हें ये बताया ग्रोथ रेट फॉल कर जाएगा। यहाँ पे ये लिख के रखा है कि ग्रोथ रेट जो है वो 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि जैसे जैसे स्पीशीज का नंबर बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट तो बढ़ते जा रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू कॉम्पिटिशन वो स्पीशीज मरने लगेंगी और उनका नंबर बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो उसमें जो डेथ्स होंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो बर्थ रेट बराबर डेथ रेट हो जाएगा और ग्रोथ रेट जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन एंड कॉम्पिटिशन लोग मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मैं ग्रोथ कर्व बनाऊंगा, वो ग्रोथ कर्व जो मैंने पिछले बार बनाया वो यही वाला ग्रोथ कर्व है, ये वाला ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो ये dt ले लो, ये dn ले लो। ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या शो कर रहा है? कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है कि भैया इससे ज़्यादा dn को ये नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा ये पॉपुलेशन डेंसिटी को ये, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं ले सकता ये हैबिटेट, ठीक है। शुरू में क्या होगा,
ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। ये नीट में आया हुआ है, लैग फेज बोलते हैं, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये धड़ल्ले से बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं। लैग हो गया, फोन लैग हो गया, तो फोन धीरे हो गया, दैट इज अ लैग फेज। लॉग फेज मतलब एक्सट्रीम एक्सपोनेंशियल फेज होता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्रेड, ये एक फेज होता है, ये लॉग फेज तक चल रहा है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ठीक है। असिम्प्टोट, असिम्प्टोट फेज, ठीक है। चीज को समझना, मैं इधर क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एट द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग दिख रहा है, ये स्टार्टिंग, at the starting point where there is an introduction of the new species to a new environment, बर्थ रेट जो था वो डेथ रेट के बरोबर था। समझ में आ रहा है? तुमने नया एनवायरनमेंट में स्पीशीज को डाल दिया, बर्थ रेट डेथ रेट के बरोबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग ऑफ। क्योंकि ये बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि जितना बर्थ है उतना ही क्या हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग को लगता है कि नया स्पीशीज नया एनवायरनमेंट डाला तो बर्थ रेट डेथ रेट के बरोबर नहीं होगा, नहीं, गलत बात है। जितना पैदा हो रहा है उतना मर भी जा रहा है, बर्थ रेट डेथ रेट के बरोबर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं। डू नॉट अडेप्ट, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा वहाँ पे। जब शुरू में किसी नए एनवायरनमेंट में तुम किसी स्पीशीज को डालोगे, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, जितना बर्थ करेगा उतना ही वो डेथ कर जाएगा। इसके लिए आर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज होता है ये, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, क्योंकि इधर स्पीशीज जो होता है वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो भी स्लो इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज है ना, वो तुमने उसको एक एनवायरनमेंट में डाल दिया, वो अडेप्ट करके अब उसे पता चल गया कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे गंदगी है, तो वो उस हिसाब से चलेगा, अडेप्ट कर जाएगा और वो अपना नंबर को क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा। समझ आ रहा है? तो पहले 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35, 45, 40 होते जाएगा। ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। जो ब्लू कलर से बनाया है इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज के बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज मतलब इस फेज के एंड, मतलब इस फेज में क्या होता है, जो स्पीशीज होती है वो फुल्ली अडेप्ट कर जाती हैं। समझ में आया? तो मतलब 50, 100, 200, 400, मतलब शुरू में देखो कैसे हो रहा है, 20, 25, 30, ये स्लोली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब देखो कितना धड़ल्ले से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फुल्ली अडेप्ट हो चुका है। यानी इस फेज में जो बर्थ रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। डेथ रेट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गई, वो रैपिड इंक्रीज करेंगी, और आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि स्पीशीज जान चुकी है कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे दलदल नहीं है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे खाई नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल फेज खत्म होगा, तो व्हेन दे आर नियर द कैरिंग कैपेसिटी लेवल, मतलब समझ करो इनका लेवल जो है 200, 400, 1400 तक हो चुका है। इस लेवल पे क्या होगा, कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस लेवल पे क्या होगा, कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन की वजह से नंबर अभी भी बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है नंबर नहीं बढ़ेगा, बट उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। मतलब 400 होगा, 440 होगा, 460 होगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन फेज। क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन फेज बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो स्लो राइज करेगी। जो आर होगा वो बताओ क्या होगा, यहाँ पे R पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगा, डिसेलरेशन फेज में तो R कम हो जाएगा। हाँ आर कम होगा, आर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे ये जो पांचवा फेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इसको असिम्प्टोट फेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट फेज भी बोलते हैं, इसको जीरो फेज भी बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पीशीज जो होती हैं जब कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लेती हैं तो B बराबर D हो जाता है, R का वैल्यू 0 हो जाता है, PD जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लॉग फेज में 3 फेज आया, लॉग फेज में 3 फेज आया, कौन कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड नेगेटिव डिसेलरेशन फेज, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा हूँ, दिमाग से ऊपर तो नहीं जा रहा है ये?
तो 3 फेज होता है लॉग फेज के अंदर में, ठीक है। इस समय जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड था तो रेशियो बना था dn/dt इज इक्वल टू r इंटू कैपिटल N। ये r जो था वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट था, मैक्सिमम, नॉट नॉर्मल ग्रोथ रेट। अभी क्या हुआ, इस वाले ग्राफ के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा dn/dt जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, rn के तो होता ही है, लेकिन वो एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज द k माइनस n डिवाइडेड बाई k। k मतलब कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू n। मत सॉरी, ऐसे भी लिख सकती हो कि n का वैल्यू जो होता है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। n का वैल्यू जब k के पास पहुंच गया और बरोबर हो गया, उसके ऊपर अगर n का वैल्यू k से ज़्यादा हो गया तो वो स्टेबल नहीं होगा। वो समझ में आ रहा है इस कहानी क्या चल रहा है। तो k का वैल्यू हमेशा बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो k माइनस एन डिवाइडेड बाई k कर दिया, ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन आता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फेज का, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ तो। कितना कैरिंग कैपेसिटी से exceed करेगा। हाँ, तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं पॉपुलेशन और ग्रोथ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो dn/dt का जो रेशियो आया rn इंटू k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, ये जो rn है ना, ये क्या है, ये rn जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये डिजीज बढ़ाने वाला फैक्टर है और ये डिजीज घटाने वाला फैक्टर है, मतलब, और ये बढ़ाने वाला। देखो, जब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल फेज में चला गया, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पहुंचता है उस समय क्या होता है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर जाता है, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज एनवायरनमेंट क्या करता है, जानबूझ के अपना, क्योंकि एनवायरनमेंट का रिसोर्स लिमिटेड है, वो जानबूझ के नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, डिजीज आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे वो कचरा करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, गंदगी होगा, बैक्टीरिया आएंगे पॉल्यूशन की वजह से, बैक्टीरिया वायरस जैसे अभी हो रहा है, तो वो क्या करता है, डिजीज या जो भी है वो पॉपुलेशन को कम करने का ट्राई करेगा, यानी डेथ रेट को बढ़ाता है और बर्थ रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी एट एनी टाइम वो प्रोपोर्शनल है दो फैक्टर के। ये जो आरएन वाला जो फैक्टर था वो क्या है, बढ़ाने वाला फैक्टर है, ठीक है। ये किसको बढ़ाएगा, आरएन वाला फैक्टर डिजीज को बढ़ाएगा ना, समझ में आ गया, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा क्या होगा, डिजीज बढ़ेगा पॉल्यूशन की वजह से। और ये k माइनस एन डिवाइडेड बाई ये क्या कर रहा है, ये घटाने वाला फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि k माइनस एन डिवाइडेड बाई k का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, या अगर बढ़िया तो बहुत बढ़िया, कैरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। कैरिंग कैपेसिटी क्या करता है, कैरिंग कैपेसिटी में अर्थ बोलता है कि अब तुम टेंशन मत ले, अपन संभाल लेगा मामला को। तो अर्थ क्या करता है, बैक्टीरिया और जितना भी एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिशन का करता है, मिनिमाइज कर देता है बाई इंक्रीजिंग इट्स रिसोर्सेज। लेकिन आरएन क्या करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन या डिजीज को बढ़ा देता है, यानी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, किसको, परेशानी को बढ़ा देता है और एनवायरनमेंट को मारने वाला काम कर देता है। जब ये दोनों फैक्टर जो है वो बराबर हो जाए, बढ़ाने वाला और घटाने वाला, इस समय क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया क्या ये चीज। अच्छा, इफ k का वैल्यू अगर n से ज़्यादा है तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आएगा ये चीज़, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर k बाई n का वैल्यू मोर देन 1 हुआ, n को नीचे ले आओ, k बाई n का वैल्यू अगर मोर देन 1 हुआ तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। अगर k का वैल्यू n के बराबर आ जाए तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर k बाई n का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी अप्रोचेस k, मतलब k का वैल्यू n, जब पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर रही होती है, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के लगभग लगभग जा रहा होता है, तब k बाई n का वैल्यू क्या हो जाता है,
1 के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया ये चीज़? और आफ्टर अप्रोचिंग स्टेशनरी फेज में क्या होता है, k by n is less than 1। ऑल क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग यू? तो ये जो बढ़ाने वाला फैक्टर है, घटाने वाला फैक्टर है, इनका भी नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तुम उसको पढ़ लेना। इसको ये एक अलग फैक्टर हो गया, ये एक अलग फैक्टर हो गया। Am I all clear with all the aspects of the demography? So this is all about the demography. So what is your task in the demography session? Let me tell you. आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत बोरिंग था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपने तो कुछ समझाया ही नहीं, बोरिंग क्या समझाते रहते तो बोरिंग होता। अच्छा, ऐसे समझ में आया था कि नहीं समझ में आया? मतलब ऐसा तुम्हें लगा ना कि मतलब क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं किया समझाने में, टू बी ऑनेस्ट आज मेरा एफर्ट था ही नहीं समझाने में। मैंने बस तुम्हें एज इट इज बता दिया कि चलो ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा है। आज मैंने एफर्ट नहीं लगाया जानबूझी, क्योंकि इसमें एफर्ट का नीड है ही नहीं। इकोसिस्टम, प्लांट किंगडम, इकोलॉजी, यही चैप्टर होगा। ये देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, तेरा पॉपुलेशन चैप्टर, ठीक है। तुम है ना ये पढ़ोगे, ठीक है, ये वाला जो पैराग्राफ है तुम ये रीड करके देखोगे, ये लोटस वाला एग्जांपल है। पॉपुलेशन का जो अदर एट्रीब्यूट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। एक एट्रीब्यूट है, ये डिफरेंस है, तुम पढ़ोगे इसको तुम्हें समझ में आएगा। बाकी तो मैं हुई पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ना है तुम्हें, और पॉपुलेशन ग्रोथ में ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नैटालिटी, नैटालिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये 2 से 4 बार आ चुका है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता दिया, और तुम्हें क्या बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। देखो ये वाला का इक्वेशन भी लिखा हुआ है, आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। और ये पैरामोशियम वाला बता दिया 64 स्क्वायर, ये क्या है। लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बता दिया मैंने, कैरिंग कैपेसिटी सब बता दिया। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में मैंने ये डार्विनियन फिटनेस पूछता है, ठीक है, ये पढ़ लेना, बस खत्म हो गया तुम्हारा। हेंस वी आर कंप्लीटेड विद द, पढ़ा दिया। एक बार तुम रीडिंग करना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या इमाइग्रेशन है, क्या इमाइग्रेशन है। ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। हेंस वी कंप्लीटेड 1 घंटा 38 मिनट में आवर होल टॉपिक ऑफ ये। अब क्या है कि व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, बताओ। स्ट्रैटिफिकेशन टेल मी व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है? याद आ गया, हाँ, सॉइल वाला पार्ट में था। और ये उसमें सॉइल वाला पार्ट में था ना, वो लाइक वो उसको रख के रखना, क्या था, जैसे जो रॉक्स है या सॉइल है। ना ना ना, स्ट्रैटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिखाता हूँ, देखो। तुमने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं यार। एनसीईआरटी पढ़ती तो तुम्हें समझ में आता व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, मेरे को नहीं बताना पड़ता। तुम खुद ही पूछती कि सर स्ट्रैटिफिकेशन आपने पढ़ाया नहीं है, तो फिर मैं बताता कि अच्छा हुआ। पहला वाला चैप्टर में तो नहीं था। दिखा रहा हूँ।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे यार कहाँ पे चला गया वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटिफिकेशन, ये पढ़ना है ठीक है ना, ये वाला जो है ये एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको, ठीक है। जो नहीं, जो मैंने बता दिया, मैंने जो बताया है वो मैंने लीस्ट बताया है, ठीक है, बहुत कम बताया है मैंने इकोलॉजी में। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कहाँ पे कौन चैप्टर में, इकोसिस्टम, कौन सा पेज में, मतलब कहाँ पे? 242। हाँ दिख गया। इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में इकोसिस्टम, हाँ देखो इधर मुझे यही बताना था इकोसिस्टम में। देखो चीज़ क्या है ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें इकोसिस्टम में बताया था कि इकोसिस्टम में बहुत सारा क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है, बायोटिक और अबायोटिक के बीच का क्या होता है, रिश्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक का फिजिकल रिश्ता हो। तो इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये मैंने इकोसिस्टम में बहुत बार समझा दिया तुम्हें, ठीक है। और अगर हमें एक इकोसिस्टम में अगर आइडेंटिफिकेशन हम कर लेते हैं कि कितना उसमें प्लांट का स्पीशीज है और कितना एनिमल का स्पीशीज है जो कि अबायोटिक फैक्टर से रिश्ता रख रहा है, तब हम स्पीशीज कॉम्पोजिशन को भी बता सकते हैं। It is as simple as that, because if you are enumerating ना कि how many plants and how many animals are constituting an ecosystem, ठीक है, जैसे हमारा एक आंसू है, आंसू का बूंदा, मान लो एक फॉरेस्ट है, वो एक इकोसिस्टम है, उसमें क्या हो रहा होता है, इधर से सनलाइट गिर रहा होता है, इधर प्लांट खाना बना रहा है, इधर इंसान खा रहा है उस खाने को, ये पूरा इकोसिस्टम है। इसमें कितना स्पीशीज है, प्लांट है, एनिमल है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक जोग्राफिकल एरिया में, वो तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी क्या होता है, सनलाइट गिरा तो कुछ प्लांट बहुत लंबे होंगे जिनको सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, जिनको सनलाइट बहुत कम चाहिए वो नीचे में होंगे। समझ में आ रहा है ये बात? तो छोटे वाले प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हर्ब्स, और बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रीज, और इंटरमीडिएट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोल रहा? इकोसिस्टम में एक प्लांट होता है, एनिमल है, जानवर है, वो खाना खा रहा है, एक में जंगल दिख रहा है, बायोटिक और अबायोटिक आपस में कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, दैट इज इकोसिस्टम। वो हॉरिजॉन्टली एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लांट्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो छोटे प्लांट और छोटे जमीन पे घास होते हैं, छोटे घास होते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, लेयर्स आ गया प्लांट का, एक बहुत बड़ा वाला लेयर आया, फिर छोटा लेयर, फिर और छोटा लेयर। समझ में आया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन of different species occupying the different level is called as stratification. ठीक है? Is it all clear? What is stratification? देखो ट्री जो होती है वो टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा पे ऑक्यूपाई करती है, श्रब्स होती है सेकंड होती है, और हर्ब्स एकदम छोटे होते हैं, बॉटम लेयर ऑफ इकोसिस्टम। वैसे ही ऊंट होते हैं, ऊंट बहुत लंबे होते हैं, फिर और छोटे जानवर होंगे, फिर चींटी भी होगी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है एनिमल्स का, हॉरिजॉन्टली फैले हुए तो है अर्थ पे, लेकिन ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार आ चुका है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, आगे इसमें ना एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इस चीज को खाली समझ लो, सक्सेशन। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? अभी तो तुम पढ़ी नहीं होगी इकोलॉजिकल सक्सेशन, मुझे बहुत अच्छे से पता है ना? हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं पढ़ी हो ना एनसीईआरटी से? नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम में दिया हुआ है आखिरी में, फ्लो वाला, फ्लो को पढ़े, पिरामिड पढ़े, नहीं ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा। तो वही मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तुम्हें खुद से पढ़ना, ठीक है? व्हाट इज हियर, व्हाट इज दिस, ठीक है, वो तुम्हें खुद से पढ़ना, बट मैं हिंट दे देता हूँ। देखो सक्सेशन मतलब क्या होता है, देखो ये एक जगह था, ये एक अर्थ का एक पीस ऑफ लैंड है। हेलो, कहाँ गया कोई? हाँ क्या हुआ? ठीक है, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है बोर्ड इज विजिबल। तो हाँ, तो देखो क्या ये पीस ऑफ लैंड है अर्थ पे, ये पीस ऑफ लैंड पे आज तक किसी ऑर्गेनिज्म ने भी अटैक नहीं किया था। हम आसपास में जितना भी एरिया देख रहे होते हैं
वहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मौजूद होता है, चाहे alga हो, चाहे फंगा हो, चाहे प्लांट हो। हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आया कैसे, है ना? अपने आप तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई शुरू में हुआ ही होगा जिसके बाद वो आया होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें ये चीज़, क्या मैं बोला? तो सबसे पहले शुरुआत में एक बेयर, एक नंगा लैंड होता है, बेयर एरिया होता है, उधर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ठीक है? बाहर से क्या होता है, स्पोर्स या सीड्स उड़ के यहाँ पे आती हैं, या बाहर से कोई एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उड़ के आता है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज सक्सेशन। जब पहली बार कोई एक स्पीसीज आए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सक्सेशन मतलब होता है अधिकार जमा लेना। सक्सेसर बोलते हैं ना कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, वैसे ही सक्सेशन हो गया, ये प्लांट या एनिमल इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया सबसे पहले, ठीक है? तो जब भी शुरू में जो प्लांट आएगा वो बहुत छोटे वाले प्लांट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम घास फूस टाइप के। उनको खाने के लिए यहाँ पे माइक्रोब्स होता है। अगर वो ना भी हो तो इनका नंबर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि रॉक्स में क्या होता है, मिनरल्स होता है। अनलिमिटेड न्यूट्रिशन से क्या होगा, ये प्लांट ग्रोथ करेगा करेगा करेगा। फिर प्लांट में क्या होने लगेगा, कंपटीशन होने लगेगा, और उससे ये एक दूसरे को मारने लगेंगे। जब मारने लगेंगे तो पूरा प्लांट का कम्युनिटी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है? इस पूरे एरिया में अगर प्लांट की कम्युनिटी मर जाएगा तब क्या होगा, मरने के बाद इनके बॉडी से क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। वो एंजाइम इस मिनरल्स में जाएगा और वहाँ पे माइक्रोब्स का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, नंबर को बढ़ा देगा। तो वहाँ पे एल्गी, फंगी से दुनिया भर का ग्रो करने लगेगा डेड बॉडीज पे, ठीक है? तो होता क्या है, ओवर द टाइम यहाँ पे इस सॉइल का क्वालिटी क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे अब एक और स्पीसीज यहाँ पे अटैक कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड स्पेस पे होता है। वो जो प्री ऑक्यूपाइड स्पेस है वो अब ऑक्यूपाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें जो उसने पहले अटैक किया था वो या तो खुद अपने आप में मर गए बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, या कोई एक नेचुरल कैलामिटी आई, ड्रॉट आया, या वोल्केनो एरेप्ट हुआ, या सुनामी आई, ये अपने आप मर गया। समझ में आ रहा है तुम्हें ये चीज़, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। तब क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड लैंड पे, जहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन का कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। एक चीज़ समझना, कोई भी स्पीशीज अपने मृत्यु का कारण होता है। वो स्पीशीज वहाँ पे इनहेबिट करेगा, इनहेबिट करने के बाद क्या करेगा, पोल्यूशन करेगा, और पोल्यूशन से वो खुद मर जाएगा टॉक्सिक केमिकल से। और उसमें बचेगा कौन, वो में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा, जो सुपीरियर होगा वो बचेगा और इंफीरियर वाला मर जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा नया स्पीसीज का। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेकेंडरी। हर एक इंसान अपने मृत्यु का कारण स्वयं होता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी बोले हैं, और यही इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी है, ठीक है? समझ में कैसे, क्योंकि वो जब फैल रहा था तो वो टॉक्सिक केमिकल को निकाल देता। हम लोग इंसान भी तो यही कर रहे हैं, हम लोग का प्रजाति आगे फैला, हम लोग भी तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल से हम लोग भी मर ही रहे हैं इनडायरेक्टली। फिर हमारे पास हमारा सुपीरियर स्पीसीज होगा जो हमारे बीच से ही ओरिजिनेट होकर आया होगा, आएगा, जो सारे कंडीशन को टॉलरेट करना चाहता होगा। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम। सक्सेशन में अगर तुम देखोगी, एक चीज समझना, सबसे पहले होता है जेराज कंडीशन। जेराज कंडीशन मतलब समझते हो, जेराज कंडीशन मतलब जहाँ पे सूखा हो, जेराज कंडीशन। धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट उगने लगेगा, थोड़ा और बड़ा 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 प्लांट आने लगेगा, और हल्का हल्का वहाँ पे पानी आने लगेगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? तो हम लोग हमेशा है ना बीच वाला रास्ता चुनेंगे, मतलब हाइड्राच या जिराज, दोनों के बीच का रास्ता है मिजाज। हाइड्राच मतलब जहाँ पे सिर्फ पानी हो, जिराज मतलब सिर्फ वहाँ पे क्या हो, बालू हो। बीच का रास्ता क्या है, मिजाज। मतलब क्या है, शुरू में बालू था, धीरे धीरे क्या आने लगा, पानी आने लगा, और हम लोग किस जगह पे आ गए, इंटरमीडिएट एरिया में आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिजाज। या बहुत सारा पानी का एरिया था, वहाँ पे यूट्रिफिकेशन हुआ बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो क्या होगा, वो सूखने लगेगा लेक, तो वापस मिजाज की तरफ जाएंगे, मतलब दलदली एरिया वाला, बीच वाला एरिया, दैट इज द मिजाज। ये फाइनली एंड प्रोडक्ट होता है। अगर मैं तुम्हें ये एनसीईआरटी दिखा दूँ इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। ये देखो, सबसे पहले क्या था, फाइटोप्लैंक्टन आया। फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या हुआ,
सबमर्ज प्लांट आने लगे, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन है, उनको उनकी वजह से क्या हुआ, देखो खुल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन थे, फाइटोप्लैंक्टन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करते थे। उनके बाद क्या आया, यहाँ पे सबमर्ज प्लांट का स्टेज आया, ठीक है। सबमर्ज प्लांट के स्टेज के बाद क्या आया, वो सबमर्ज प्लांट ऊपर पानी में तैरने लगे, तो सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट बन गया। सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट बनने के बाद में जो नीचे वाले प्लांट थे वो खुद भी लंबे होने लगे, तो रीड स्वैम्प स्टेज आया। रीड के बाद क्या आता है, मार्श मीडो स्टेज आता है। मार्श मीडो में देखो ये कितने बड़े बड़े कितने घने हो गए, और उसके बाद देखो पूरा स्क्रब स्टेज आ गया, स्क्रब स्टेज के बाद पूरा फॉरेस्ट, पूरा ट्रीज बन गया। ऐसे क्या हुआ, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन हुआ। प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ, पानी सबसे पहले कौन आया, फाइटोप्लैंक्टन आया। फाइटोप्लैंक्टन आने के बाद क्या हुआ, वो पानी का न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ा दिया, और उससे क्या हुआ, वहाँ पे सबमर्ज प्लांट क्या होने लगे, उगने लगे। सबमर्ज प्लांट उगना क्यों होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन होने लगा, और वहाँ पे सबमर्ज प्लांट आने लगे। सबमर्ज प्लांट के बाद यहाँ पे तुम्हारा सबमर्ज फ्री फ्लोट होने लगा, और फिर उसके बाद रीड, सबमर्ज मतलब जो डूब चुका है, फ्री फ्लोट मतलब जो ऊपर में तैर रहा है, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज एंड मार्श मीडो स्टेज। हेंस योर इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कंप्लीटेड। ये तुमसे वो पूछेगा कि व्हाट इज रीड स्वैम्प स्टेज, व्हाट इज मार्श मीडो स्टेज, ठीक है, ये तुमको पढ़ना है अभी। ये पूरा व्हाट इज फाइनल स्पीशीज, देखो जेरास सक्सेशन मैंने देखा, हाइड्रास मतलब पानी में आया, फाइटोप्लैंक्टन नहीं, हाइड्रास सक्सेशन है। जेरास सक्सेशन मतलब बेड एरिया में आया, दैट इज जेरास सक्सेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। देखो लिखा हुआ है ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग पानी में हो चाहे लैंड पे हो, प्रोसीड टू सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसको मैं क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब फाइनल कम्युनिटी, वो क्लाइमैक्स हो गया, वो जो होता है वो मैजिक होता है, या बता दिया मैंने। हेंस तुम्हारा पूरा इकोलॉजी आज मैंने कंप्लीट कर दिया।